हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पावर थ्रेट टू द बस्टर्ड। इसमें हम जीआईबी की बात करेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। जीआईबी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और नेचर ऑफ थ्रेट के बारे में बात करेंगे, पावर लाइंस के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ बैलेंसिंग एक्ट। ये द हिंदू में आया हुआ है और फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड नंबर्स के बारे में चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से नंबर आप अपने मेंस के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल होगा प्रोटेक्टिंग डेविड डिग्निटी, इटली हेरिटेज कोड वर्सेस कॉपीराइट लॉ। इसमें बर्नीस कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द पावर थ्रेट टू द बस्टर्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको प्रीलिम्स में इस बार दिख सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज़ के बारे में एक सवाल कई साल से न्यूज़ में है, चांसेस हैं कि इस बार आपको क्वेश्चन आ जाए। इससे रिलेटेड IUCN स्टेटस क्या है, कौन से शेड्यूल में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, क्या थ्रेट फेस कर रहा है, नेचर ऑफ थ्रेट क्या है जो कि जीआईबी फेस कर रहा है, कौन सी लोकेशन है जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है इसके कंजर्वेशन में, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में भी बात की जाएगी। शुरू करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। टोटल 150 इंडिविजुअल स्पीशीज़ अभी बची हुई है, उसके अलावा बाकी सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है। इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न क्या बताया जा रहा है, जो ओवरहेड पावर लाइन्स हैं, जो तार हैं ट्रांसमिशन वाले बिजली के, उससे टकरा करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज़्यादा डेथ फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी जान जा रही है। उसी के बाद से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे 2020 में। इसके कंजर्वेशन के लिए एक PIL दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक वर्डिक्ट दी थी, एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी पावर लाइन्स है, जो ओवरहेड पावर लाइन सर के ऊपर की, उसे अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत है अराउंड द हैबिटेट ऑफ GIB। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आसपास का जितना भी हैबिटेट वाला एरिया है वहाँ पर पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करना चाहिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट पावर लाइंस अंडरग्राउंड इन द हैबिटेट ऑफ GIB। ये पॉसिबल नहीं है कि हम पावर लाइंस को अंडरग्राउंड कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक कहा है कि वो अपने 2021 के अप्रैल का जो ऑर्डर है उसको दोबारा रिव्यू करेंगे, इसलिए ये आर्टिकल आपको आया हुआ है। कोर्ट ने 7 मेंबर कमेटी बनाई है जो कि सजेस्ट करेगी स्टेप टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब GIB के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले IUCN स्टेटस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 150 इंडिविजुअल बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मतलब इसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। हैबिटेट की बात करेंगे, अगर मुझे देखने जाना है 150 स्पीशीज़ को तो मुझे कहाँ जाना होगा, डेजर्ट नेशनल पार्क में। इनका जनरली जो हैबिटेट है वो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में पहले ये स्पीशीज़ मिला करती थी, लेकिन चूंकि अभी सिर्फ 150 स्पीशीज़ हैं वो गुजरात और राजस्थान के अराउंड ही मिलती है। अगर इनकी एग्जैक्ट अभी हैबिटेट की बात करें तो ये जो रामगढ़ एरिया है और ये जैसलमेर है, इसके बीच में जो शेडेड रीजन दिख रहा है यहाँ पर ये स्पीशीज़ आपको घूमती फिरती मिल जाएगी। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा।
इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो स्पीशीज़ है राजस्थान का स्टेट बर्ड है, गुजरात का नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्रेट फेस्ड बाय जीआईबी। कौन कौन से थ्रेट हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रेट है पावर लाइंस। जो बिजली के तार हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्रेट है और सबसे खतरनाक है किसके लिए, बस्टर्ड के लिए। सबसे ज़्यादा बस्टर्ड्स की जान जो है पावर लाइंस के कारण ही जा रही है। आखिर रीज़न क्या है कि जो पावर लाइंस है वो बस्टर्ड की जान ले रहे हैं, तो वो रीज़न के बारे में बात करेंगे। ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीज़न। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीआईबी के लिए ही पावर लाइंस खतरा है, बिल्कुल नहीं। जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनके लिए पावर लाइंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक 2020 की स्टडी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टडी की गई थी। जीआईबी के जो हैबिटेट है उसके अराउंड में 4200 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड ये स्टडी की गई थी और उसमें ये पाया गया कि यहाँ पर इस एरिए में जो पावर लाइंस हैं उसके कारण हर साल 84,000 बर्ड्स ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़ इस पावर लाइंस के कारण उनकी जान जा रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीआईबी ही वनरेबल है, बाकी सारी बर्ड स्पीशीज़ भी इक्वली वनरेबल है पावर लाइंस के कारण। बिजली के तारों में टकरा करके करंट के कारण बहुत सारे बर्ड्स की जान जा रही है। अब इशू ये है कि आखिर जीआईबी के बारे में इतना क्यों सोचें यार, आखिरी 150 स्पीशीज़ बची है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है और ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर हमने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो। अब जीआईबी इतनी ज़्यादा वनरेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर फ्रंटल विजन एंड लार्ज साइज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्यों इतने ज़्यादा वनरेबल हैं जीआईबी, उनका साइज़ बहुत बड़ा है और जो उनका फ्रंटल विजन है वो बहुत नैरो है, वो सामने की तरफ प्रॉपरली देख ही नहीं पाते। जो उनका फ्लाइंग डायरेक्शन है उसमें वो ब्लाइंड होते हैं, जिसके कारण उनको दूर से पावर लाइंस दिखाई नहीं देती है। और चूंकि इनका साइज़ इतना बड़ा होता है, पास में उन आकर के जब वो देखते हैं कि यहाँ पावर लाइंस हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते, मैन्यूवर नहीं कर पाते, जिसके कारण वो पावर लाइन से टकरा जाते हैं और इसी के कारण जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पावर लाइन से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पैनोरामिक व्यू होता है अराउंड द हेड, आसपास पूरा देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जैसे कि रैप्टर्स हो गए, बस्टर्ड हो गए, जो कि ब्लाइंड होते हैं अराउंड देयर हेड। वो सामने जो है ब्लाइंडली जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसमें ब्लाइंडली मूव करते हैं, दूर से उन्हें दिखता नहीं है और जब पास जाते हैं तो वो अपना डायरेक्शन नहीं बदल पाते हैं, जिसके कारण ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और जीआईबी की वनरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। अगर हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी की बात करें 2020 की, तो केवल 4 पावर लाइन जो है रिस्पॉन्सिबल होगी जीआईबी को एक्सटेंड करने के लिए, केवल 4 पावर लाइंस। अगले 20 सालों में अगर ये 4 पावर लाइन अंडरग्राउंड नहीं होती है तो पूरी की पूरी जीआईबी जो है स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी जो है रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, किसका, गुजरात और राजस्थान का। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुके हैं, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो आने वाले समय में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी डेंसिटी बढ़ने वाली है और इस कारण से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अप्रैल 2021 में ऑर्डर दिया था कि जितनी भी जीआईबी के अराउंड ये पावर लाइंस हैं इनको अंडरग्राउंड करना ज़रूरी है, इसे बरी करना ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट फैक्टर। कितना भी कॉस्ट आए सारी की सारी लाइन को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा ही। अब केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है, केंद्र सरकार के क्या आर्गूमेंट्स है। रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 66 किलोवाट या फिर उससे हायर वोल्टेज की जो पावर लाइन्स हैं उसे अंडरग्राउंड करना फिजिबल नहीं है। उसके रीजंस बताए गए हैं जैसे कि ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मेंटेनेंस चैलेंजेस बहुत होंगे, इसके अलावा जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी, कंसर्न रिलेटेड टू सेफ्टी, ये कुछ रीजंस बताए हैं। हालांकि जो मेन रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा वो है हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी ये सारी एक्टिविटीज़ को करने में। 1000 ऑफ करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पर कॉस्ट बताई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अब
आर्टिकल में बात की गई है कि क्या एक्चुअल में ये सारे रीज़न सही हैं, तो इसका ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाए। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो उसमें दो तरह की पावर लाइंस के बारे में बात की गई थी। एक पावर लाइन ऐसी थी जिसमें बर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल करने की बात की गई थी। पावर लाइंस को अंडरग्राउंड नहीं करना था, बस उसमें बर्ड डाइवर्टर्स लगाना था। दूसरी पावर लाइंस वो थी जिसको पूरी तरीके से ओवरहेड पावर लाइन को अंडरग्राउंड करना ज़रूरी था। तो टोटल 25 ट्रांसमिशन लाइन ऐसी थी जिसकी टोटल लेंथ 1342 किलोमीटर है, जिसमें बर्ड डाइवर्टर्स इंस्टॉल करने की बात की गई थी, और ओनली 4 पावर लाइंस ऐसी थी जिसकी जो लेंथ है 104 किलोमीटर वो अंडरग्राउंड करने की बात की गई थी। टोटल अगर देखें तो ये चारों पावर लाइन 33 किलोवाट की लाइन है, जो कि सरकार बोल रही है कि 66 की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 33 किलोवाट की 4 पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करने की बात की गई थी। इसमें जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट है वो 45 किलोमीटर की है। अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल जो बर्ड डाइवर्टर्स हैं वो लगाने में प्लस अंडरग्राउंड करने में टोटल जो कॉस्ट आ रही है 287.16 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर सरकार जो है इस कॉस्ट को और कम करना चाहे तो वो भी कर सकती है। ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास जो है इकोनॉमिकली ये सारी एक्टिविटीज़ होना पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो केंद्र सरकार बोल रही है उसके अपोजिट जो है हमें ग्राउंड रियलिटी दिख रही है। 2021 में ये सारी चीज़ें एस्टिमेट की जा चुकी है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो कि क्या करेंगे, अब जो ग्राउंड रियलिटी है जो केंद्र सरकार बोल रही है उसमें कितने फैक्ट्स हैं उस हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिर्फ पावर लाइन ही थ्रेट नहीं है जीआईबी के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण ये जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंट होते जा रही है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट है वो है फ्री रेंजिंग डॉग्स। जो डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्लोरीफेरेट हो रहे हैं, इनके कारण भी जीआईबी को बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्या है, हंटिंग बाय द पीपल। जो लोग हैं वो हंट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से इरोड हो चुका है, जिसके कारण आसपास के लोग इसे हंटिंग भी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क है। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन फार्मलैंड। जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है उसके कारण भी जीआईबी की जान जा रही है। नेक्स्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ ग्रासलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये सारे के सारे जो है आपके थ्रेट हो जाएंगे विच इज़ फेस्ड बाय द जीआईबी अदर देन द पावर लाइंस। केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं जीआईबी के बारे में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सोच नहीं रहे हैं, है ना। उन्होंने एफिडेविट में ये कहा है कि हम जो है इन्हें कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इनिशिएटिव सच एज कैप्टिव ब्रीडिंग एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन। और कैप्टिव ब्रीडिंग जो कि की जा रही थी एट सैम इन जैसलपुर डिस्ट्रिक्ट वो सक्सेसफुल भी रही है। 2 जीआईबी फीमेल्स ने जो एग है उसे लेट किया है और उसे हैच करने के बाद एक चिक भी निकला है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये सारी चीज़ें की जा रही है। कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऐसा है कि आप उसको कुछ समय तक के पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, उसके बाद उसको कहाँ छोड़ेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। अब वहाँ पर जैसे ही आप छोड़ेंगे वो वापस जो है टकरा के पावर लाइन से मर जाएंगे। तो बात तो वही है, जब तक कि आप पावर लाइंस ख़त्म नहीं करते, अंडरग्राउंड नहीं करते, तब तक कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती। कैप्टिव ब्रीडिंग से पॉपुलेशन तो बढ़ाई जा सकती है, एक साइजेबल पॉपुलेशन तो कर दोगे, लेकिन जो होस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए जब तक उसे अंडरग्राउंड नहीं किया जाएगा तब तक के ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी और पॉपुलेशन वापस एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ती रहेगी। रही बात फंड्स की, तो सरकार के पास कैंप ऑफ फंड्स इतने ज़्यादा हैं, अगर सरकार चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकती है और उसके थ्रू ये जो पावर लाइन है उसे अंडरग्राउंड किया जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा, जो 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसमें पता चलेगा कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, मेन रीज़न आपको समझ में आ गया होगा पावर लाइन्स इतना बड़ा थ्रेट क्यों है जीआईबी के लिए। ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में।
नेक्स्ट आर्टिकल है अ बैलेंसिंग एक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। आपको प्रीलिम्स में भी चीज़ें पूछी जा सकती है और मेंस में इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। जो आर्टिकल है वो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स के बारे में है। जो रिसेंटली फिस्कल डेफिसिट नंबर बदले हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट एज अ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। न्यूज़ में क्यों है पहले वो देख लेते हैं। रिसेंटली फरवरी में जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुका है। जनवरी के एंड तक के जो कर्जा था वो 11 लाख करोड़ था और फरवरी के एंड में ये कर्जा 15 लाख करोड़ हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो डेफिसिट होगा, मतलब आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, रेवेन्यू कम आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिस्कल सरप्लस आएगा और अगर दोनों बराबर हैं तो ज़ीरो आएगा, जिसे फिस्कल बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस में तो कभी नहीं रहता, सरप्लस तो भूल ही जाओ, फिस्कल डेफिसिट में ही रहते हैं। जैसे कि हम लोग अपना मंथ के अंत तक जो है डेफिसिट में रहते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार भी पूरे साल के अंत तक डेफिसिट में आ जाती है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, रेवेन्यू कम होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा अलग तरीके से कंसेप्ट को देखें फिस्कल डेफिसिट को, तो जो केंद्र सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है उसके लिए लोन ले रही होगी और वही लोन जो बोरोइंग है, एक्सटर्नल बोरोइंग और इंटरनल बोरोइंग, वही कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट नंबर आएगा। जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है उतना ही कर्जा लेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट नंबर है वो डायरेक्टली आपको क्या बता रहे हैं, जो कर्जा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर कर्जा जनवरी के एंड तक 11 लाख करोड़ था और फरवरी में सडनली ये कर्जा बढ़ के 15 लाख करोड़ हो चुका है। जो टारगेट था सरकार का इस साल कर्जा लेने का वो 17.33 करोड़ था। इसका मतलब 15 लाख करोड़ हम पहुँच चुके हैं। मार्च का महीना एक और महीना बचा है और इसमें भी सरकार कुछ कर्जा लेगी, कुछ खर्चा करेगी तो 17.33 करोड़ पहुंच जाएगा। 15 लाख 7.33 करोड़ का कितना होता है? 86.5%। इसका मतलब हमारा कर्जा जितना हमने सोचा था उससे 86% कर्जा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो 2.33 करोड़ के आसपास का कर्जा अगले महीने के लिए बचा हुआ है। अब सडनली इतना ज़्यादा डेफिसिट बढ़ने का रीज़न क्या है तो वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने लगभग 2.15 करोड़ जो है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं। जो टैक्स डिवॉल्यूशन वाला ट्रांसफ़र था वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपेक्स है, वो जनवरी में 47,600 करोड़ था, इसको बढ़ा करके 84,400 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे 4 गुना बढ़ाया गया है जितना फरवरी के लिए टारगेट किया गया था पहले, है ना। तो टारगेट से 4 टाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के सरकार ने बढ़ा दिया है। इसलिए जो कर्जा लेना पड़ा, चूँकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कर्जा लेना भी ज़्यादा बढ़ गया। 4 लाख करोड़ के आसपास फरवरी में केंद्र सरकार ने कर्जा ले लिया है। ठीक, अगर कैपेक्स को हम लोगों को 10 लाख करोड़ का जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना है इस साल, जो कि बजट में कहा गया था, तो हमें नेक्स्ट मंथ मार्च में भी 1.4 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इस 1.4 करोड़ से, तभी हमारा जो सरकार का टारगेट है 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का, वो टारगेट पूरा हो पाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्च महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है और इसके बीच में जो नए प्रोग्राम्स हैं उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जो गवर्नेंस है वो रुक जाती है। तो हो सकता है कि जो डेफिसिट हो अगले महीने जितना प्लान किया है उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी देखें तो लास्ट ईयर जो फिस्कल डेफिसिट था वो कितना परसेंटेज था? 6.4%। इस ईयर का जो टारगेट था, ओरिजिनल टारगेट, वो 5.9% तक पहुंचाना था। लेकिन रिसेंटली जो इंतरिम बजट था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस टारगेट को रिवाइज करके
5.8% कर दिया। और गवर्नमेंट जो है इस फिस्कल डेफिसिट को नैरो करने के लिए कमिटेड है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 5.1% और 2025-26 का टारगेट है 4.5%। जो 4.5% है यहाँ पर सरकार 2025-26 तक पहुँचना चाहती है। तो बेसिकली सरकार क्या कर रही है, फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है। फिस्कल कंसोलिडेशन करने के लिए सरकार जो है जो कर्जा है वो कम लेगी, खर्चा कम करेगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी। एक्सपेंडिचर कहाँ कम किया जा सकता है, जो बहुत सारी फालतू की स्कीम्स चलाई जा रही है उसको बंद की जा सकती है, जो कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। स्कीम्स को टारगेटेड किया जा सकता है, सब्सिडीज़ को टारगेटेड किया जा सकता है, जो बेनिफिशरी है उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके थ्रू बहुत सारा पैसा सरकार बचा सकती है, तो एक्सपेंडिचर कम होंगे। दूसरा, रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। रेवेन्यू अगर बढ़ाएंगे तो भी आपका जो डेफिसिट होगा वो कम होगा। तो फिस्कल जो कंसोलिडेशन है सरकार करना चाहती है, कमिटेड है आने वाले 2 से 3 सालों में। एक जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जो अभी नंबर आ रहे हैं वो सरकार के एक्सपेंडिचर के कारण ही ये ग्रोथ नंबर बढ़े हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो सरकार सोच रही थी कि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो प्राइवेट सेक्टर जो है खुद से इन्वेस्ट करेगा, जिसे हम क्राउडिंग इन बोलते हैं, वो चीज़ें हो नहीं रही है और प्राइवेट सेक्टर ड्राइविंग सीट पर आ नहीं रहा है। तो आने वाले समय में भी सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ेगा अगर प्राइवेट सेक्टर जो है क्राउडिंग इन नहीं करता है और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाता है। अगर सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेगी तो फिस्कल कंसोलिडेशन तो हो जाएगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर कर जाता है और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है तो सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर सकती है और फिस्कल कंसोलिडेशन कर सकती है आने वाले समय में। होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग डेविड डिग्निटी, इटली हेरिटेज कोड वर्सेस कॉपीराइट लॉ। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ डेविड डिग्निटी की बात कर रहे हैं। डेविड कौन है? ये जो स्टैच्यू बना है मार्बल का, इसका नाम डेविड है। इसका नाम मिचेल एंगेलोस डेविड है। जो ये स्टैच्यू मार्बल का है, 1504 में कंप्लीट हुआ था। रेनेसा पीरियड में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्टैच्यू है। ठीक, ये कहाँ पर है? फ्लोरेंस सिटी में, इटली की। इसे प्लेस कहाँ किया गया है? गैलेरिया डेल एकेडमिया म्यूजियम में ये आपको स्टैच्यू मिल जाएगा। इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसकी डिग्निटी के ऊपर पूरा आर्टिकल है वर्सेस कॉपीराइट एक्ट। समझते हैं इशू क्या है। जो क्यूरेटर्स हैं उनका ये मानना है कि इसका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि लोग जो है इस स्टैच्यू का इसे रिप्रोड्यूस करके टी शर्ट्स में लगा के बेच रहे हैं। जो फ्रिज हैं उसके मैग्नेट्स में जो है इसे यूज़ किया जा रहा है और इसे बेचा जा रहा है। और स्पेशल फोकस जो है इनके जेनिटल्स के ऊपर रहता है। तो इनका मजाक और मखौल उड़ाया जा रहा है, जिसके कारण जो इनकी डिग्निटी है वो खतरे में आ चुकी है। अब इशू क्या है? बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में जाकर इनकी डिग्निटी के लिए जो है पिटीशन डाली है कि इस तरीके से आप ये जो आर्ट है इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, इसका मखौल नहीं बना सकते और आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये जो है कोर्ट में जाकर पिटीशन डाली गई। कोर्ट ने इन्हीं के फेवर में क्या दिया है? रूलिंग दी है। लेकिन दूसरा आर्गूमेंट क्या है? कॉपीराइट का। कॉपीराइट आर्गूमेंट क्या है कि जिसने ये जो आर्ट है वो बनाया उसको कुछ साल के लिए प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद ये आर्ट जो है पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है और वो जैसे चाहें उसे
उस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्या है, पब्लिक को फुल यूज़ करने का, फुल प्रॉपरली जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करने का, वर्सेस इनका जो सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पॉर्टेंट है, जो डेविड की डिग्निटी है वो खतरे में है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अब बात करते हैं जो इटली कल्चरल हेरिटेज कोड है जिसके बेसिस पे लोग कोर्ट में जा रहे हैं वो क्या है। आर्टिकल 106 ऑफ द कोड में कहा गया है कि कोई भी जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि म्यूज़ियम जहाँ पर इस तरह के आर्ट रखे जाते हैं, जैसे कि डेविड आर्ट प्लेस है गैलेरिया म्यूज़ियम में, उस तरह के आर्ट को रिप्रोड्यूस करने के पहले सबसे पहले आपको म्यूज़ियम की परमिशन लेनी होगी। फर्स्ट आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। सेकंड और थर्ड ये कि जो म्यूज़ियम है वो एग्जामाइन करेगा कि आप जो है इस आर्ट वर्क को कल्चरल पर्सपेक्टिव से ही यूज़ कर रहे हैं, कहीं इनका मजाक तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं इनकी डिग्निटी को हर्ट तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इस कल्चरल हेरिटेज कोड में दी हुई है और इसी के बेसिस पे कई सारे जो है पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था जो टी शर्ट में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जो मैगज़ीन के फ्रंट पेज में इस आर्ट का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि इटालियन सिविल कोर्ट ऑफ असिस्टेंट्स ऑफ फ्लोरेंस ने जो है अनलॉफुल बताया था रिप्रोडक्शन ऑफ मिचेलांगो डेविड इन GQ इटालिया मैगज़ीन। यहाँ पर GQ इटालिया मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे इस आर्ट को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी जिसे अनलॉफुल बताया गया था कोर्ट के द्वारा। इसी तरीके से एक 2022 में भी केस हुआ था जिसमें सिविल कोर्ट ऑफ असिस्टेंट्स ऑफ वेनिस ने एक जर्मन कंपनी को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया था कि वो लियोनार्डो दा विंची को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस भी जगह वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन जो बर्निस कन्वेंशन है जो कि 1886 में अडॉप्ट किया गया था और 180 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था, उसके हिसाब से कोई भी आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने का जो पीरियड है वो आर्टिस्ट की लाइफ टाइम जो है जितना वो जी रहे हैं वो प्लस 70 ईयर्स होता है। अगर मान लीजिए कि डेविड का जो आर्टिस्ट है जिसने डेविड को बनाया है इस स्टैच्यू को, वो 100 साल का तक जिया है, तो 100 साल प्लस 70 ईयर्स 170 ईयर्स तक के ही जो है इसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है। उसके बाद जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता और यहाँ पर जो म्यूज़ियम के पास राइट है वो राइट नहीं हो सकते। जो पब्लिक है वो इसको यूज़ कर सकती है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर क्रिएटिविटी एंड फॉर अदर पर्पसेस। तो यही पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट है। मेन चीज़ आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बर्निस कन्वेंशन ऑफ 1866। ये जो बर्निस कन्वेंशन ऑफ 1866 है ये प्रीलिम्स में आएगा आपको। ये काय से रिलेटेड है, कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है वो आर्टिस्ट का लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर्स, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।